Hello everyone and welcome to EduTap. Let us start the lecture number 18 of our AFM series. इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे द टॉपिक ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड वी विल टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का किस तरीके का होता है और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट और इक्विटी दो तरीके की ये कैपिटल्स हैं जो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए लाई जाती हैं। अब इन कैपिटल्स का, चाहे वो हमारी डेट हो चाहे वो हमारा इक्विटी हो, क्या कॉस्ट होता है, इससे जुड़े हुए कैसे सवाल एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, राइट? बट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, लेट मी अगेन रिमाइंड यू ऑल दैट वी आर कमिंग अप विद अ लाइव क्रैश कोर्स फॉर द एफएम कंपोनेंट टारगेटेड एट द एफएम एग्जाम ऑन 15th of October। और हमारी कोशिश होगी इस पूरी क्रैश कोर्स के थ्रू कि हम 50+ मार्क्स हमारे इंश्योर कर लें एएफएम कंपोनेंट में। और ये जो पूरा लाइव क्रैश कोर्स है, इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होता है। अगर आप लाइव क्लास अटेंड ना कर पाए तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ यू गेट शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन बिफोर द एग्जाम, एज वेल एज आपको 800 से ज्यादा एमसीक्यूज मिलते हैं जो चैप्टर वाइज क्विजेस की फॉर्म में एंड 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि 500 क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट्स की फॉर्म में भी आपको अवेलेबल होते हैं। दिस एंटायर कोर्स इज अवेलेबल ओनली इन 700 रुपीज, अराउंड 700 रुपीज, अगर आप कोड यूज करते हैं JAIB 70 कोड यूज जरूर करिएगा। और अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको 70% ऑफ भी यहां पर अवेल हो जाएगा। बट कोर्स को सब्सक्राइब या परचेज करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो लिंक दिया गया है इस कोर्स का, उसको एक बार देख लो, तसल्ली कर लीजिए कि कोर्स किस तरीके का है, क्या क्या चीजें कोर्स के अंदर मिल रही है। एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, यू कैन सब्सक्राइब दिस कोर्स एंड जॉइन मी इन दिस लाइव क्रैश कोर्स, राइट? नाउ लेट अस मूव अहेड, लेट अस टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इन द अर्लियर लेक्चर्स वी सॉ दैट capital that we raise for any kind of company is basically of 3 types. पहली टाइप है डेट कैपिटल, जो लोन हम लेते हैं मार्केट से, चाहे बैंक से लें चाहे हम बॉन्ड्स को सेल करके पब्लिक से लोन लें। दूसरा कैपिटल है हमारी इक्विटी कैपिटल का पहला पार्ट, प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस इक्विटी कैपिटल, एंड द थर्ड वन इज द इक्विटी कैपिटल, द ऑर्डिनरी इक्विटी कैपिटल। तो सबसे पहले डेट कैपिटल की बात करेंगे। डेट कैपिटल हमें पता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ कैपिटल विच इज कंसिस्टिंग ऑफ लोन्स। तो अगर आप बैंक से टर्म लोन्स लेते हैं, ठीक है, लंबे ड्यूरेशन के लोन्स लेते हैं, तो आपको पता है ये लोन्स आपके सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड तो नहीं होते। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है आपने एक बार लोन ले लिया बैंक से, तो अब ऐसा नहीं है कि इस इंस्ट्रूमेंट को जाकर के आप मार्केट में सेल करोगे और किसी को ये जो पूरा लोन दिया हुआ है वो बेचोगे, ऐसा तो नहीं होता है। जिसने लोन लिया है उसी को रीपे करना पड़ेगा एंड जिससे लोन लिया है उस पर्सन को पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट? द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज कंसिडर्ड द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ यू टेक लोन फ्रॉम द बैंक? The bank will charge you an interest on the loan and that interest is the cost of capital. तो अगर आपको लोन मिल रहा है and you are paying an interest of let us say 12% on that, so हम बोलेंगे कि जो हम कैपिटल लोन की फॉर्म में रेस कर रहे हैं उसका क्या कॉस्ट दे रहे हो, उसका कॉस्ट हम 12% दे रहे हैं। तो जितनी कैपिटल हमने रेस की है उस कैपिटल का 12% हम कॉस्ट के रूप में देंगे, जो कि आपकी इंटरेस्ट पेमेंट बन जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट टाइप ऑफ लोन कैपिटल इज योर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दीज आर लोन इंस्ट्रूमेंट्स, जहां पर आप कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को या गवर्नमेंट एंटिटीज को लोन देते हैं तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन आपको बॉन्ड की फॉर्म में मिलता है। नाउ दिस बॉन्ड इज ट्रेडेड ऑन द सेकेंडरी मार्केट। इस बॉन्ड को, इस इंस्ट्रूमेंट को आप मार्केट में सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, वहां से भी रिटर्न्स ले सकते हो, ठीक है? नाउ द रिटर्न इट चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टर्स परसेप्शन ऑफ द रिस्क प्रोफाइल एंड मार्केट कंडीशंस एंड द YTM ऑफ द बॉन्ड इज कंसिडर्ड द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। तो अगर हम बोलें कि अगर हम बॉन्ड्स इशू करके लोन ले रहे हो तो क्या आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, तो आपको याद होना चाहिए हर बॉन्ड के ऊपर, मैंने आपको बताया, कूपन रेट मेंशन होता है, राइट? दिस कूपन रेट इज बेसिकली डिनोटिंग द इंटरेस्ट पेमेंट्स दैट विल बी मेड ऑन द बॉन्ड, right? In addition to this, we also redeem the entire principal amount on the maturity of the bond, राइट? तो ये जो कूपन रेट है, क्या ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगा? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होती। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है YTM, जिसकी हमने बात की थी, द यील्ड टू मैच्योरिटी, द यील्ड दैट बॉन्ड गिव्स अस व्हेन इट मैच्योर्स, दैट विल बी योर YTM। सो मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में कितने प्राइस के ऊपर आपका बॉन्ड सेल हो रहा है, उससे उसकी जो YTM है वो डिटरमिन होती है, क्योंकि हमें पता है अगर आपका बॉन्ड कूपन रेट जो है उतने ही यील्ड पे आपको अगर बॉन्ड मिलता है तो तब होगा जब आप फेस वैल्यू पे ही बॉन्ड को परचेज करते हो। तो यूजुअली
अगर आप बॉन्ड को इश्यूअर से फेस वैल्यू के ऊपर ही परचेज कर रहे हो, यानी कि ओरिजिनल जो इश्यूअर है आप जाकर के उनको फेस वैल्यू देकर के बॉन्ड लेकर आ रहे हो और मैच्योरिटी तक बॉन्ड को अपने पास रखते हो, तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के लिए आ रही है, और आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो क्या बनेगा, वो बनेगा कूपन रेट जो उस बॉन्ड के ऊपर मेंशन्ड है। लेकिन अगर आपने मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड को खरीदा है एट अ प्राइस विच इज नॉट दी फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू से ज्यादा या कम, याद करिए फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे अगर बॉन्ड खरीदोगे तो हम कहते हैं हमने प्रीमियम पे बॉन्ड को खरीदा है। अगर हम फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे बॉन्ड को खरीदते हैं तो हम बोलते हैं डिस्काउंट पे बॉन्ड को खरीदा है। तो जब हम बॉन्ड को डिस्काउंट या प्रीमियम पे परचेज करते हैं तो जो हमारा वाईटीएम निकल कर आएगा एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी डेट, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन बाय द कंपनी टू मी, राइट। सो क्लियर हुआ आपको कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ द फॉर्मूला दैट वी कैन यूज फॉर दिस इज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिएगा। दिस इज द फॉर्मूला विच वी कैन यूज टू कैलकुलेट द वाईटीएम और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला क्या है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। कूपन रेट से हम एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट निकाल सकते हैं। कूपन रेट जो एक परसेंटेज रेट होता है जो कि फेस वैल्यू के ऊपर लगता है, तो वहां से हमें एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट मिल जाएगी, प्लस द मार्केट प्राइस, प्लस द मैच्योरिटी वैल्यू माइनस योर प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू बेसिकली उसकी फेस वैल्यू हो गई, माइनस योर करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट में कितने जो है वो बॉन्ड कितने पे सेल कर रहा है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इयर्स विच आर लेफ्ट टू मैच्योरिटी, right, and this whole thing is divided by 0.6 into the present market value plus 0.4 into the maturity value। ये एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है जिससे आप YTM को कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या आएगा, जैसे अगर मैं कोई भी कूपन रेट ले लेता हूं तो कूपन रेट को हम जो फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट आती है, प्लस द मैच्योरिटी वैल्यू माइनस योर प्रेजेंट मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी over 0.6 into P plus 0.4 into M. 0.6 into P is the present market value and 0.4 M is equal to the maturity value। ये आपकी YTM आएगी और ये आपका cost of capital आएगा। अब होगा क्या दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चंस अगर आते हैं, the question will be giving you all this information। question will give you the coupon rate, question will give you the face value, question will give you the number of years left to maturity। you will have all this information and you have just to put the values in this particular equation and you will get your answers, right? So now let us answer this question। A firm's debentures with face value of 100 and a coupon of 10% per annum are having a current market price of rupees 90. The number of years left to maturity are 4 years. What is the cost of debt capital for the firm? So in the question itself what we have been given the face value, जो कि हमारी maturity value भी कह सकते हैं इसको। हमें कूपन रेट भी दे दिया गया है, तो कूपन रेट को यूज करके, मैच्योरिटी वैल्यू को यूज करके वी कैन कैलकुलेट द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट एज वेल। ओके, आफ्टर हैविंग अ करंट मार्केट प्राइस भी दे दिया हमें, 90 रुपीज का करंट मार्केट प्राइस है। मैच्योरिटी में 4 साल बचे हैं, ये भी हमें पता चल गया। सो वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द डेट कैपिटल। सो नाउ वी यूज द फॉर्मूला दैट वी जस्ट डिस्कस। तो फॉर्मूला में जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कैसे निकल कर आती है, दैट इज YTM, दिस इज द कॉस्ट इज इक्वल टू द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। सबसे पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट टू मैच्योरिटी डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू द प्रेजेंट वैल्यू प्लस 0.4 इंटू द मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर एक एक करके सारी वैल्यूज को पुट कर दो। सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट कितनी आएगी, 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, उसके ऊपर 10% का कूपन रेट मिलेगा। सो इसका मतलब 10 रुपए का इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है, राइट। सो 10% ऑफ रुपीज 100 विल बी 10 प्लस द मैच्योरिटी वैल्यू इज 100, this is your maturity value, the face value, and your current market price is rupees 90, so present value is 90 divided by number of years left to maturity is 4 upon 0.6 into 90 plus 0.4 into 100। now solve this particular equation। so यहां पर हमारा वैल्यू कितना आएगा, 10 plus 10 by 4 that is 2.5 over 0.6 into 90 and 0.4 into 100। 0.6 into 90 will be 54 plus 0.4 into 100 will be 40। This will come out to be 12.5 over 94, right? So 12.5 over 94, that will come out to be 0.13, I think 0.1330%। जो मेरी कैलकुलेशन हुई है, this is 13%।
राइट, ये जो वैल्यू आपको निकल कर आएगी, ये वैल्यू आपकी डेसिमल्स में होगी और ये एक्चुअली परसेंटेज में इसको आपको शो करना है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करके इसको 13% के अराउंड आपका आंसर आएगा, 13.3% टू बी अप्रोक्सीमेट. राइट, सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट. एंड द गुड थिंग इज दैट यू हैव 4 ऑप्शंस अवेलेबल. आपको वहां 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और कैलकुलेटर में यूज करके जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी निकल कर आएगी उसके हिसाब से आप अपना आंसर वहां पर फाइंड आउट करोगे. क्लियर हो गया. इसके बाद देखो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल. नाउ वी कैलकुलेटेड द कॉस्ट फॉर द डेट कैपिटल. लोन का तो हमें पता चल गया कि कैसे वाईटीएम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर प्रेफरेंस कैपिटल की बात करें तो यहां पर भी फॉर्मूला सेम है. सेम फॉर्मूला यहां भी यूज हो रहा है. यहां भी आपको प्रेफरेंस कैपिटल की वाईटीएम कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला यूज करना है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस एम प्लस माइनस पी ओवर एन डिवाइडेड बाय 0.6p प्लस 0.4m. राइट, क्योंकि जो प्रेफरेंस कैपिटल होती है इट कैरीज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज नोन एज डिविडेंड, क्योंकि उनके एश्योर्ड डिविडेंड है जस्ट लाइक डिवेंचर्स, बट इट हैज अ हायर रिस्क परसेप्शन. तो जो हमारा प्रेफरेंस कैपिटल है इसमें भी लोन की तरह आपको एश्योर्ड डिविडेंड तो मिलता है. राइट, इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट द फर्म विल पे द डिविडेंड्स एवरी ईयर एंड द प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट. तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि डिविडेंड्स हर साल दिए जाएंगे और प्रेफरेंस शेयर्स जो उनकी ड्यू डेट पे उनको डिविडेंड मिलना है उस ड्यू डेट पे उनको डिविडेंड मिल जाएगा. तो ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल भी हम उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं जिस तरीके से हमने डिबेंचर्स की या बॉन्ड्स की कॉस्ट को कैलकुलेट किया है. राइट, सो आफ्टर दैट थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाता है जब हम इक्विटी कैपिटल की बात करते हैं. ये वो कैपिटल है जो आप शेयर होल्डर से उठा रहे हो. शेयर होल्डर्स को शेयर्स बेच करके उनसे आप पैसा ले रहे हो, तो ये पैसा लेने में आपका क्या कॉस्ट आता है, आपको क्या देना पड़ता है इक्विटी कैपिटल शेयर होल्डर्स को. आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने पड़ते हैं, अपने प्रॉफिट में से शेयर देना पड़ता है उनको. राइट, तो ये जो कॉस्ट है ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ डेट एंड एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल. हमने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था कि सबसे ज्यादा रिस्क यहां कौन ले रहा है. सबसे ज्यादा रिस्क आपको पैसे देने में क्या वो बैंक्स ले रहे हैं जिन्होंने आपको लोन दिए हैं, या वो इन्वेस्टर ले रहे हैं जिन्होंने आपके बॉन्ड्स खरीदे हैं, या वो इन्वेस्टर्स ले रहे हैं जिन्होंने आपके प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, या वो इन्वेस्टर्स ले रहे हैं जिन्होंने आपके इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट द हाईएस्ट अमाउंट और द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क इज टेकन बाय द पीपल हु हैव परचेज्ड योर इक्विटी शेयर्स. दे हैव टेकन द हाईएस्ट रिस्क बिकॉज उनको कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं है. अगर प्रॉफिट होगा तो उनको डिविडेंड मिलता है, अदरवाइज दे विल नॉट बी इवन गेटिंग एनी काइंड ऑफ रिटर्न. सिमिलरली these people they also do not get guaranteed payments when the company liquidates. अगर कंपनी कल को बंद हो जाती है तो भी गारंटी नहीं है कि इन लोगों को पैसा मिलेगा. सबसे कम रिस्क कौन ले रहा है, सबसे कम रिस्क वो ले रहे हैं जिन्होंने टर्म लोन्स दिए हैं बैंक्स को और उनके बॉन्ड्स परचेज किए हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास गारंटीड राइट होता है कि आपको अपनी पूरी पेमेंट जो है वो वापस मिल जाएगी, भले कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए. और अगर कंपनी बंद भी हो जाती है, if the company bankrupts and liquidates itself, then also the loan givers, the bond holders as well as the banks who have given the loan, they have the first right to recover their money by selling the assets of the company. ठीक है, तो यहां पर जो इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेट कॉस्ट एंड एज कंपेयर टू प्रेफरेंस इक्विटी कॉस्ट, बिकॉज यहां पर रिस्क सबसे ज्यादा इन्वेस्टर के द्वारा लिया जा रहा है. तो अब इक्विटी कैपिटल को के कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए देयर आर 4 अप्रोचेस दैट वी यूज. द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडलिंग अप्रोच, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच एंड अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच. अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है, बस फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, वो फॉर्मूला डिफरेंट है. एंड इन द क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आता है आपको क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में खुद बताया जाएगा कि कौन सा अप्रोच आपको यूज करना है. अदरवाइज क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है उस डेटा को देख करके आप डिसाइड करोगे कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. जैसे देखते हैं सबसे पहले कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडलिंग अप्रोच, सीएपीएम अप्रोच. यह अप्रोच क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो इक्विटी शेयर्स खरीदता है किसी कंपनी के, वो कुछ रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता है एंड दैट इज एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ही उस कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि कंपनी का काम क्या है, उसी एक्सपेक्टेड रेट को पूरा करना और उसी कॉस्ट के ऊपर उसको कैपिटल मिलेगी, इक्विटी कैपिटल मिलेगी. तो ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकल कर आएगा, तो इसके अंदर बताया जाता है सबसे पहले RRF, दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न. एक होता है रिस्क फ्री रिटर्न, ये रिटर्न है जो विदाउट एनी रिस्क यू विल बी गेटिंग ऑन द इक्विटी शेयर्स. फिर आता है RM, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट. मार्केट में बाकी शेयर्स में आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है माइनस आपको रिस्क फ्री रिटर्न कितना मिल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय देयर इज अ टर्म नोन एज बीटा, that is beta of the security. Beta is a term which is calculated using some complex functions. हम उसमें तो नहीं जाएंगे because that is out of our scope. But beta का मतलब क्या है, beta एक तरीके का ऐसा वेरिएबल कोफिशिएंट है जो ये डिटरमिन करता है कि किसी भी शेयर के अंदर या किसी भी इक्विटी के अंदर आपका कितना रिस्क एसोसिएटेड है और कितना रिटर्न आप उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के ऊपर, शेयर के ऊपर कमा सकते हो. राइट, तो ये फॉर्मूला है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू
market return minus risk free return, that is the expected rate of return which the company has to fulfill. Now this beta is therefore a numeric value that measures how a stock's price responds to the changes in the overall stock market. इससे हमें पता चल गया कि उसका जो प्राइस वॉलेटिलिटी है वो कैसी है, रिस्क उसके साथ कितना एसोसिएटेड है, यानी कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में जो प्राइसेस चेंज होते हैं उसके रिस्पॉन्स में इस स्टॉक का प्राइस कैसे चेंज होता है, राइट। सिमिलरली इफ वी वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक दिस, तो आपको क्वेश्चन कैसा देखने को मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर ही आपको रिस्क फ्री रिटर्न भी दिया जाएगा, राइट, एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट का दिया जाएगा और आपको बीटा की वैल्यू भी दी जाएगी, 1.5 यहां पर बीटा की वैल्यू दी गई, एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वी जस्ट सॉ कि सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, द रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, 12% का है, प्लस बीटा इज 1.5, मार्केट रिटर्न इज 16%, minus 12% again. This is the value that you will have to be careful about, that is 12 plus 1.5 into 4, that is 12 plus 6 is equal to 18%. So the return expected by the investors in this particular share is 18% का रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केट में ओवरऑल 16% चल रहा है और वो 18% का जो रिटर्न है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि आपको जितनी भी कैपिटल आप इक्विटी शेयर होल्डर से लेंगे उसका 18% आपको एज अ रिटर्न देना पड़ेगा, वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगा, ठीक है। फिर आता है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच। बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, इसमें हम क्या मानकर चल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, द यील्ड दैट यू गेट ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स प्लस एन इक्विटी रिस्क प्रीमियम। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या लॉन्ग टर्म लोन्स देने वाले लोग हैं इनको सबसे कम रिटर्न मिलेगा। क्यों कम रिटर्न मिलेगा, बिकॉज इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर्ड है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को गारंटीड रीपेमेंट करनी है, राइट, सो देयरफॉर दे गेट लो रिटर्न्स। तो हम इस अप्रोच में रिस्क प्रीमियम प्लस बॉन्ड यील्ड में क्या मानकर चलते हैं कि जितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना, उसका मतलब है कि जितना रिटर्न आप बॉन्ड होल्डर्स को दे रहे हो, जितना रिटर्न क्रेडिटर्स को दे रहे हो, उसी में एक प्रीमियम और जोड़ दो, थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट और जोड़ दो। ये अमाउंट क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इक्विटी के जो लोग रिस्क लेते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा जो रिस्क लेना पड़ रहा है उसके लिए हम उनका एक एक्स्ट्रा प्रीमियम दे देंगे, ठीक है। तो इक्विटी रिस्क प्रीमियम प्लस लॉन्ग टर्म यील्ड, वो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच में बनेगा। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर ही बताया जाएगा कि दिस कंपनी gives loan on bonds or debentures at this coupon rate at this face value and for this many maturity years, और उसके बाद आपको रिस्क फ्री प्रीमियम भी उसी क्वेश्चन के अंदर बता देंगे और आपको YTM कैलकुलेट करके उसके अंदर रिस्क प्रीमियम को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, YTM कैलकुलेट करोगे जैसे हमने डेट कैपिटल के अंदर किया था, उसके बाद इक्विटी रिस्क प्रीमियम को जो क्वेश्चन में ही दिया गया है उसको आप ऐड कर दोगे, ठीक है। सो व्हाइल द यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इज नोन इन द मार्केट, द डिसीजन ऑन इक्विटी रिस्क प्रीमियम इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर परसेप्शन। सो यहां पर एक दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, दिक्कत आ रही है कि जो बॉन्ड पे यील्ड है वो तो मार्केट के अंदर फिक्स है, बिकॉज द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज फिक्स्ड, द कूपन रेट इज फिक्स्ड एज वेल एज द टेन्योर और द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। बट कितना रिस्क प्रीमियम मिलना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर को, ये अलग अलग इन्वेस्टर्स की अलग अलग परसेप्शन हो सकती है। किसी को लग सकता है कि आई एम टेकिंग अ बिगर रिस्क एंड आई डिजर्व हायर रिटर्न्स, कईयों को लग सकता है कि नहीं हम उतना रिस्क नहीं ले रहे, हमें लोअर रिटर्न से भी काम चल जाएगा। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल इन्वेस्टर परसेप्शन और द ओवरऑल मार्केट परसेप्शन कि उनको ये इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो है वो कितना चलेगा। इसलिए अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें, लुक एट दिस, if the yield on long term bonds of the firm is 12% and the equity risk premium is 4%, what will be the required rate of return? So very easily you can add both these terms. आपको पता है लॉन्ग टर्म यील्ड उसने खुद ही दे दी है 12% की और रिस्क प्रीमियम भी दे दिया है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो 16% आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बट इन द एग्जाम द क्वेश्चंस विल नॉट बी दिस इजी। क्वेश्चंस में आपको ये शायद रिस्क प्रीमियम जो है वो तो जरूर दे देंगे, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की यील्ड दी गई है वो नहीं मिलेगी, आपको वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और अगर कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या कहता है, ये अप्रोच कहता है कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ एनी फर्म्स इक्विटी, जो भी उनका शेयर्स का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, दिस मार्केट प्राइस इज एक्चुअली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू द इन्वेस्टर्स डिस्काउंटेड एट अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने कहा कि हम मानकर चलते हैं कि किसी भी फर्म का, लेटेस्ट से कोई फर्म है, उसका जो शेयर प्राइस है, शेयर मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज पर शेयर, 100 रुपए पर शेयर।
तो ये अप्रोच कहता है कि इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स को क्या लगता है कि ये जो 100 रुपए है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स, जो फ्यूचर में जितना भी डिविडेंड कंपनी देगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए है। तो हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा कैश फ्लो होता है आफ्टर 1 ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, या जो मार्केट में रिटर्न मिल रहा है ओवर 1 प्लस कैश फ्लो इन द सेकेंड ईयर में जितना पैसा मिला डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस्ट पावर 2, C3 थर्ड ईयर में जितना मिला 1 प्लस आर रेस्ट पावर 3। इसी को कैलकुलेट करते जाते हैं तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आता है। तो ये कह रहा है कि यहीं पर हम फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, सेकंड ईयर का डिविडेंड, थर्ड ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस दी मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये हमारा शेयर प्राइस है, ये शेयर प्राइस है। तो यहां पर ये अप्रोच सिंपल मानकर चल रहा है। दिस अप्रोच ऑल्सो अज्यूम्स दैट दी डिविडेंड इट विल कीप ऑन ग्रोइंग ईयर आफ्टर ईयर, कि हर साल डिविडेंड बढ़ता रहेगा, डिविडेंड जो है उसमें कांस्टेंट रेट से ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये भी हम मानकर चल रहे हैं कि डिविडेंड हर साल बढ़ेगा, यानी कि C1 से C2 बड़ा होगा, फिर C3 बड़ा होगा, C4 बड़ा होगा, और इसके बाद जो रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है मार्केट के अंदर उसके थ्रू हमें मिलेगा। तो यहां पर हम प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम यहां पर बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में जितना डिविडेंड आप दोगे डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ पर ईयर। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ पर ईयर। तो इसी में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स इतना रेट आपसे चाहते हैं, उनको पता है कि आपने फर्स्ट ईयर में कितना डिविडेंड दिया है, उनको पता है कि हर साल डिविडेंड कितनी वैल्यू से इंक्रीज होने वाला है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट के अंदर कितना है। तो इसी फॉर्मूला में अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम्स आउट टू बी द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड पर ईयर, हर साल डिविडेंड में कितना ग्रोथ रेट होगा, प्लस द डिविडेंड इन द फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। राइट, डिविडेंड इन द फर्स्ट ईयर प्लस प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। तो यहां पर अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो देखिए, इफ द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज शेयर ऑफ 10 फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर्स ऑफ द फर्म इज रुपीज 100। सो यहां पर क्या पता चला, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितनी है, 10 है या 100 है, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू इज 100। शेयर मार्केट में ये शेयर 100 रुपए का बिक रहा है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की। आपको पता है हर शेयर जब भी हम इशू करते हैं वो एक फेस वैल्यू पे इशू होता है, लेकिन यूजुअली वो प्रीमियम पे इशू किया जाता है मार्केट में, यानी फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे हम इशू करते हैं, और यही जो एक्स्ट्रा प्राइस है इसको प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, नाउ डिविडेंड एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट ईयर इज 10%। फर्स्ट ईयर में 10% का डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड जब भी मिलता है और उसका रेट आपको परसेंटेज में दिया है तो वो परसेंटेज रेट हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगा, आप ये याद रखोगे। ठीक है, डिविडेंड जो भी मिलता है वो फेस वैल्यू पे मिलता है। And the expected growth rate in dividend is 4% every year. What will be the required rate of return on the firm's equity capital? So now we just saw कि expected rate of return कैसे find out करते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि कितना परसेंट ग्रोथ रेट है। तो ग्रोथ रेट बोला जा रहा है डिविडेंड का 4% है। ओके, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट वी सॉ वी हैव टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ डिविडेंड इन द फर्स्ट ईयर ओवर द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। तो डिविडेंड इन द फर्स्ट ईयर कितना निकलेगा मेरा, 10 रुपीज का 10%, दैट इज 1 रुपी। डिविडेंड इन द फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, दैट इज 100। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितनी है, 100। सो द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इट विल कम आउट टू बी अराउंड 4.01%। दिस इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, right? So that is how we basically calculate the expected rate of return using the dividend growth model approach. नेक्स्ट अप्रोच जो आता है दैट इज अ वेरी सिंपल अप्रोच, अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। ये अप्रोच क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कि हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि हर शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, और करंटली उसका मार्केट प्राइस कितना है, इसको आप डिवाइड कर दिए, ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न है जो हम डिमांड करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्केट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द फर्म इज ₹100 and the expected earnings for the share is ₹15, we can very easily calculate the return on firm's equity capital। तो मुझे कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या इक्विटी कैपिटल का एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। अगर मुझे प्राइस भी दे दिया गया है शेयर्स का, मुझे एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर भी नेक्स्ट ईयर की दे दी गई है, सो प्लीज कैलकुलेट एंड इन दी कमेंट सेक्शन गिव मी द आंसर दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी कैपिटल यूजिंग दिस पर्टिकुलर अर्निंग्स पर शेयर अप्रोच, राइट।
So this is all the discussion that we had in this particular chapter. We only discuss about the approaches which are linked to find out the cost of capital. और इसी के साथ आपको दोबारा मैं रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको ये सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाइव क्लासेस के अंदर, वन ऑन वन क्लासेस के अंदर, यूट्यूब की रिकॉर्डेड क्लासेस में नहीं, वन ऑन वन क्लासेस के अंदर अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर कोर्स में आप मॉक टेस्ट 5 full length mock test 800 क्वेश्चंस pertaining to all the chapters, 35 chapters and short notes for revision, ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं तो you can get this very exciting crash course, live crash course for the FM component only in ₹700 if you use the code JAIIB70. ये कोर्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाता है. सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वी आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर एफएम कंपोनेंट एंड मेक श्योर दैट वी गेट मोर देन 50 मार्क्स इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन. राइट. सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.